हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आपको घर्षण बल के बारे में बताने जा रहा हूं और पिछले वीडियो में मैं बल के बारे में बता चुका हूं और बल कितने प्रकार से होते हैं उसी का एक प्रकार घर्षण बल होती है। घर्षण बल उसे कहते हैं जब कोई वस्तु किसी सतह पे चलती है या चलने का प्रयास करती है तो वस्तु की दिशा के विपरीत और सतह के समानांतर एक अवरोधक बल कार्य करती है, उसी को हम घर्षण बल कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये सतह है और इस पे कोई वस्तु चल रही है, इस पे वस्तु चल रही है, इसकी दिशा इस तरह से है तो सतह के समानांतर और वस्तु की गति की दिशा के विपरीत एक अवरोध उत्पन्न होता है, उसी को हम घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल तीन प्रकार से होती है, यानी कि एक स्थैतिक घर्षण होती है और एक सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण होती है। तो सर्पी स्थैतिक घर्षण उसे कहते हैं जब कोई वस्तु सतह पर चलती है, सतह पर चलने का प्रयास करती है तो वस्तु की दिशा के विपरीत और सतह के समानांतर जो अवरोध उत्पन्न होती है वस्तु की बल के अनुरूप होती है, यानी कि जितना बल उस पे लगता है वस्तु पे उतना ही अवरोध के रूप में एक बल कार्य करता है, उसी को हम स्थैतिक बल कहते हैं, स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक ये सतह है और इस पे कोई एक वस्तु है, इस पे कोई बल लगा लेकिन ये वस्तु को गतिशील नहीं कर पाया। तो होता क्या है कि वस्तु की दिशा के विपरीत और सतह के समानांतर एक अवरोध उत्पन्न होगा, इसी को हम स्थैतिक घर्षण बल कहेंगे। अब हम सर्पी घर्षण के बारे में क्या कहता है। सर्पी घर्षण बल उसे कहते हैं जब कोई वस्तु गतिशील होती है, यानी कि जब कोई वस्तु चलती है सतह पे तो वस्तु की दिशा के विपरीत और सतह के समानांतर जो अवरोध उत्पन्न होती है उसी को हम सर्पी घर्षण बल कहते हैं। यानी कि स्थैतिक घर्षण में वस्तु गतिशील नहीं थी, यानी कि गतिशील होने की चेष्टा कर रही थी। अब सर्पी घर्षण में वस्तु क्या हो गया, गतिशील अवस्था में आ गई, यानी कि कोई वस्तु है, ये सतह है और ये गतिशील अवस्था में आ गई, तो वस्तु के दिशा के विपरीत और सतह के समानांतर जो अवरोधक बल होंगे उसी को हम सर्पी घर्षण बल कहेंगे। लोटनी घर्षण बल में होता क्या है कि वो गोलाकार और सिलेंडरकार वस्तु ही में उत्पन्न होती है। जब कोई गोलाकार वस्तु किसी सतह पर चलती है तो जो गोलाकार वस्तु की बीच की दूरी उसके वस्तु की दिशा के विपरीत और सतह के समानांतर जो बल का प्रयोग होता है, यानी कि अवरोधक बल उत्पन्न होती है, उसी को हम लोटनी बल कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये गोलाकार एक पिंड है या इस पे एक हम डोरी लटका देते हैं और इससे हम एक मास वाले भार को खींचते हैं, तो होता क्या है कि जो वस्तु के बीच की दूरी के विपरीत दिशा में एक अवरोधक बल कार्य करती है, उसी को हम लोटनी बल घर्षण बल कहते हैं। अब घर्षण बल शून्य कभी नहीं हो सकता है, यानी कि आप किसी भी
स्नेह को डालकर घर्षण को शून्य नहीं कर सकते हैं, उसको कम किया जा सकता है। अब घर्षण बल वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि जितना वस्तु का भार होगा उसी के अनुरूप घर्षण बल उपयोग होगा। अब घर्षण, जब भी किसी वस्तु में घर्षण होती है तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे मान लेते हैं कि आप दोनों हाथ को आपस में रगड़ेंगे तो ऊष्मा उत्पन्न होगी। और दूसरा एग्जाम्पल के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जब उल्काएं पृथ्वी पे गिरती है तो उससे ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित होती हैं। इसका ये कारण है कि जब उल्काएं पृथ्वी पे गिरती है तो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर वायुमंडल उपस्थित होती है और वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण उपस्थित होने के कारण उल्का के साथ वो घर्षण करते हैं और वो घर्षण ऊष्मा और ताप में परिवर्तित हो जाती है। उसी के कारण हमें बहुत चमकीला और ज्वलन दिखाई देती है। अब क्या होता है कि हम ऊष्मा को देखते होंगे कि प्राचीन काल में जैसे ही दो लकड़ी को रब करने के बाद वो ऊष्मा उत्पन्न करके आग को जलाया करते थे। अब हम देखते हैं कि घर्षण बल का इसका लाभ और हानि क्या है। तो लाभ में ये कह सकते हैं कि आप या किसी भी व्हीकल या कोई भी व्यक्ति घर्षण बल के ही कारण पृथ्वी पे चल पाती है। इसका हानि के रूप में हम ये कह सकते हैं कि जब कोई मशीन पुराना हो जाती है तो उसकी पार्ट्स पुर्जा घिस जाने के कारण और वो घिसने के कारण घर्षण होती है। उससे जो पहले जो पार्ट्स न्यू था उसमें क्या होता था कि वो उसकी गति तेज हुआ करती थी। अब जैसे ही वो धीरे धीरे पुराना होता है, यानी कि उस मशीन को चलाते हैं तो घर्षण के कारण उसके पार्ट्स पुर्जा घिस जाती है और घिसने के कारण उस मशीन का गति स्लो हो जाती है। इसका हानि के रूप में ये हो सकता है। अब हम देखते हैं कि घर्षण को कैसे कम किया जा सकता है। तो आप घर्षण को कम करने के लिए आप स्नेहक का, यानी कि आप तेल, घी, ग्रीस का उपयोग कर सकते हैं। और जैसे भी आप लोटनी घर्षण को कम करना चाहते हैं तो उसमें बेरिंग लगाकर आप घर्षण को कम कर सकते हैं। इसका घर्षण को बढ़ाने की तरीका क्या है, तो जैसे भी आप एग्जाम्पल के तौर पर हम बता देते हैं कि जैसे आप देखे होंगे तो बारिश के समय में रेल के पटरियां का जो सतह होती है वो चिकनी हो जाती है। तो उस पर क्या करते हैं लोग कि रेत या बालू की जो कण होती है उस पर डाल दिया जाता है, इससे कि घर्षण बढ़ जाए। अब हम आपको अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय के बारे में बताने जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल होता क्या है। अपकेंद्रीय बल हमेशा वृत्ताकार पथ पर लगती है। केंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय केंद्रीय बल। अब ये भी जब भी बल लगेगी वो वृत्ताकार रूप में ही लगती है, यानी कि जब आप कोई वस्तु को वृत्ताकार पथ पे घुमाते हैं तो जो वस्तु जो सेंटर की ओर होती है उसमें एक बल आरोपित होती है, उसको हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और सेंटर के विपरीत जो बल आभासी होती है वो बल आरोपित होती है, उसको हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे मान लेते हैं एक वृत्ताकार पथ है, इसका डायरेक्शन इधर की ओर, इसका डायरेक्शन इधर की ओर है। जब तो होता क्या है कि इसमें जो सेंटर की ओर जो बल आरोपित होती है, जो सेंटर की ओर बल आरोपित होती है, अभिकेंद्रीय बल होती है।
अभिकेंद्रीय बल आरोपित होती है, और सेंटर के बाहर जो बल आरोपित होगा वो आभासी होगा, यानी कि इधर की ओर जो बल लगेगी ये होगा अपकेंद्रीय बल लगती है। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता देते हैं कि जैसे आप मान लीजिए कि आप एक डोरी लेकर किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ पे घुमा रहे हैं, यानी कि कोई व्यक्ति है और वृत्ताकार पथ पे इसी डोरी को घुमा रहा है, तो इस डोरी में जो भी डोरी लगा रहेगा वो डोरी अभिकेंद्रीय बल के रूप में कार्य करेगा, और जो वस्तु की जो दिशा के विपरीत होगी वो अपकेंद्रीय बल लगेगा। इसी के कारण आप देखेंगे कि मौत के कुआं में जब कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल या कार को चलाता है तो जो सेंटर की ओर यानी कि कुआं जो होती है, कुआं की ओर जो बल लगती है, जो बल आरोपित होती है वो अभिकेंद्रीय बल होता है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स का यूज होता है वहां पे, यानी कि उपयोग होता है। और जैसे ही मौत के कुआं के जो साइकिल व्हीकल है उसके बाहर जो फोर्स लगती है वो आभासी होती है, वो होता है, उसको हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। इसी कारण दोनों बल के कारण व्यक्ति संतुलित अवस्था में होकर वो बाइक को चला पाता है। यानी कि अब हम एक तीसरा एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि जब गाड़ी व्हीकल चलाते हैं या कोई भी मोटरसाइकिल चलाते हैं या 4 व्हीलर चलाते हैं, तो आप जैसे ही बाईं ओर मुड़ेंगे यानी कि गाड़ी को बाईं ओर की तरफ मुड़ाएंगे तो उसमें आप उस समय गिरते नहीं हैं, क्योंकि आपका एक आभासी बल के रूप में अपकेंद्रीय बल वहां पे यूज होती है। इसी के कारण आपका संतुलित बना रहता है और आप आसानी से उस मोड़ को टर्न कर लेते हैं। थैंक यू।